तो केमिकल बॉन्डिंग हम कर रहे हैं, और केमिकल बॉन्डिंग में कल हमने बात किया था डिस्टॉर्शन के बारे में कि कैसे बॉन्ड एंगल डिस्टॉर्ट हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो नेक्स्ट अब उसी में थोड़ी और बातें करेंगे हम लोग बॉन्ड एंगल डिस्टॉर्शन में। देखो थोड़ा, सपोज करो हमारे पास एक सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, अमोनिया, एंड फॉस्फीन, अमोनिया एंड फॉस्फीन। अगर इन दोनों को देखें तो सेंट्रल एटम एक में नाइट्रोजन है, और अब ये सब बातें आपको पता है कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया और 2 इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर है, और इसलिए नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। सेम सिचुएशन फॉस्फीन में है। फॉस्फोरस पे थ्री बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, EP4 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। दोनों का शेप भी एक ही जैसा है क्योंकि दोनों में सेंट्रल एटम पे हाइब्रिडाइजेशन एक जैसा है, और हम सबको मालूम है कि कैसा शेप है अमोनिया का, ट्राइगोनल पिरामिडल, क्योंकि लोन पेयर तो देखना नहीं है, ये तो शेप में दिखेगा नहीं, तो इसे हम कहते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। यही सिचुएशन फास्फोरस के साथ भी है। अब यहाँ पे कुछ नई बात सीखनी है अपने को। और ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है, जिसके वजह से बॉन्ड एंगल में डिस्टॉर्शन आ जाता है और बॉन्ड एंगल 109 से थोड़ा कम हो जाता है, 107 हो जाता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज़्यादा है बच्चे? विच हैज ग्रेटर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? फास्फोरस। क्या बात करता है? डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। व्हाट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसे डिफाइन किया था हमने? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होने का मतलब ये हुआ कि NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पे नाइट्रोजन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा कंपेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ फास्फोरस ऑन pH इलेक्ट्रॉन। इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो नाइट्रोजन के पास आ जाएंगे क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के उतने पास नहीं रहेंगे क्योंकि फास्फोरस की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी नहीं है। तो पॉइंट को समझेंगे जरा। यहाँ पे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फास्फोरस से दूर होगा, यहाँ पे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास होगा।
पहले तो ये बात एग्री करते हो। अगर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास होगा तो आपस में भी पास हो जाएगा। इमेजिन करो एक इन्वर्टेड कोन पे आप वर्टेक्स के तरफ जैसे जैसे जाएंगे रेडियस कम होते जाएगा, यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस कम होते जाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में क्लोज हैं, और उस क्लोज होने के वजह से यहाँ पे रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा। यहां पे दूर हो गया वीकर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा। अब लोन पेयर जब बॉन्ड पेयर को दबाएगा तो उसको रेसिस्ट कौन करता है? बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो जहां पे बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा ज्यादा, वहां पे रेसिस्टेंस टू कॉम्प्रेशन होगा ज्यादा, होगा ज्यादा, और इसलिए कॉम्प्रेस कम होगा। भाई अपोजिंग फोर्स यहां पे स्ट्रांग हो गया। अगर अपोजिंग फोर्स स्ट्रांग हो गया तो लोन पेयर उतना नहीं दबा पाएगा, जबकि यहाँ पे अपोजिंग फोर्स वीक हो गया और इसलिए ये ज़्यादा स्ट्रांगली इसको कंप्रेस करवाएगा। ज़्यादा स्ट्रांगली कंप्रेस करवाने का मतलब यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो बीटा होगा वो यहाँ के बॉन्ड एंगल से कम होगा। कंप्रेशन दोनों में होगा, लेकिन pH3 में कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। pH3 में कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि बॉन्ड पेयर रिपल्शन वहाँ पे वीक होगा। अगर बॉन्ड पेयर रिपल्शन वही तो रोकता है कॉन्ट्रैक्शन को, अगर वीक पड़ गया तो कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या कह सकते हैं कि अल्फा विल बी ग्रेटर देन बीटा बट बोथ विल बी स्मॉलर देन 109। ये टेट्राहेड्रल आइडियल बॉन्ड एंगल है। डिक्रीज तो होगा लेकिन अमोनिया में डिक्रीज उतना नहीं होगा जितना कि फॉस्फीन में हो जाएगा। और अगर इसी सीरीज का एक और मॉलिक्यूल AsH3 ले लो, फास्फोरस के नीचे आर्सेनिक होता है, तो आर्सेनिक में क्या होगा? और ज़्यादा दूर हो जाएगा बॉन्ड पेयर और ज़्यादा दूर हो जाएगा बॉन्ड पेयर, क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होते जाएगा। और दूर हो जाने से और वीक हो जाएगा बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और अगर ये वीक हो गया तो ये और स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा और ये सबसे कम हो जाएगा इन तीनों में। तो क्या है इसका एक्सप्लेनेशन? जरा 2 लाइन लिख लेते हैं कि फ्रॉम अमोनिया टू आर्साइन bond angle decreases it is due to decrease in bond pair repulsion. Hence lone pair becomes more effective in compressing the bonds.
अपोजिंग फोर्स वीक पड़ जाएगा तो लोन पेयर ग्रेटर फोर्स से दबाएगा। अगर ये सही है तो इसको अब हम जनरलाइज कर सकते हैं, वी कैन जनरलाइज इट कि डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होते जाएगा, बॉन्ड पे रिपल्शन कम होते जाएगा। तो इसको हम जनरलाइज करके लिख सकते हैं। If all other things are similar, except central atom, इसका मतलब क्या हुआ कि सेंट्रल एटम केवल बदलना चाहिए, उससे बॉन्डेड एटम हाइड्रोजन है तो सब में हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन सब जगह एक जैसा होना चाहिए, बॉन्ड पेयर लोन पेयर का नंबर इक्वल होना चाहिए, सब कुछ सेम हो एक्सेप्ट सेंट्रल एटम। देन हम कह सकते हैं बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। बॉन्ड एंगल एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है। समझ गए ना? तो ये कॉन्सेप्ट है। अगर ये यहां पे ट्रू है तो ये दूसरे ग्रुप में भी ट्रू होगा। देखो वाटर थोड़ा सा ऊपर लीजिए ना। H2S H2Se H2TE, इसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम सब एक ही ग्रुप से है, सब कुछ सेम है, यानी कि सब में सेंट्रल एटम पे 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर है, और इसलिए सब में सेंट्रल एटम पे हाइब्रिडाइजेशन सेम है। बॉन्डेड एटम सब में हाइड्रोजन है, सभी चीज़ें सेम हैं एक्सेप्ट सेंट्रल एटम बदल रहा है। तब हम कहेंगे कि बॉन्ड एंगल का जो ऑर्डर होगा वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करते जाएगा, लेकिन ये सब 109 से कम होगा, जो कि आइडियल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल है। ये बात समझ में आ गई बच्चों को? ठीक है, आगे बढ़ो। अब आ जाओ थोड़ा नए सिचुएशन में। एक मॉलिक्यूल लेते हैं, यहाँ पे ये एक कैटेगरी क्लोज होता है। एक मॉलिक्यूल लेते हैं SF4, पता करो सल्फर पे इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कितने लोन पेयर, कितने बॉन्ड पेयर, ये सब खुद से पता करो जल्दी से। कुछ पता चला बच्चों को? सल्फर, कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में सल्फर के? 6 ऑक्सीजन वाले ग्रुप में है। यस सर। और फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। EP हो गया कितना? 5। यस सर। 1 2 3 4 और ये एक लोन पेयर 5। तो इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए 5, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d,
sp3d ज्योमेट्री ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। बाय pyramidal लेकिन आपको पता है कि अब इसका शेप ट्राइगोनल बाय पिरामिडल नहीं होगा, क्योंकि इसमें लोन पेयर आ गया। तब पहले जरा हम इसकी ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं। इसकी ज्योमेट्री हम जरा ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि क्या होना चाहिए। यहाँ देखो सल्फर है और इसके अराउंड ये अरेंजमेंट है, यही होता है ना टीवीपी। अब ध्यान से सुनना, लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, इन सब में सारे पॉइंट इक्विवेलेंट होते थे, लोन पेयर को जहां चाहे रख देते। लेकिन अब इसमें दो अलग अलग पोजीशन है, इक्वेटोरियल एंड एक्सियल। याद है कुछ? अगर हम लोन पेयर को यहां रख दें axial होगा तो ये सिचुएशन बनेगा, और अगर हम लोन पेयर को इक्वेटोरियल रख दें तो ये सिचुएशन बनेगा, और ये दोनों डिफरेंट शेप देगा, जिसमें एक सही होगा एक गलत होगा। अब यहाँ पे कुछ समझने वाली चीज़ है, उसको ज़रा कोशिश करेंगे समझने का कि टीवीपी, सबसे पहले तो एक्सटेंट ऑफ रिपल्सन आपको पता है कि लोन पेयर के बीच में मैक्सिमम रिपल्सन होता है, फिर उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम होता है बिटवीन बॉन्ड पेयर। अब टीवीपी ज्योमेट्री में, इन टीवीपी ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री, ओनली axial equatorial, only axial equatorial हेलो
हाँ तो एक्सियल इक्वेटोरियल, आ जाओ इधर। एक्सियल इक्वेटोरियल repulsions are only significant। ध्यान से सुनो ये क्या कहा जा रहा है, जरा एक रफ में इसको पहले समझो मैंने क्या लिखा है वहां पे। इस मॉलिक्यूल से अलग यहां पे कोई भी एक मान लो एटम है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है, ये तो मालूम है सबको। तो यहाँ पे देखो, अगर हम इनके बीच की बात करें तो डिस्टेंस मैक्सिमम है क्योंकि एंगल 180 है। बताओ है या नहीं? दो एक्सियल पोजीशन के बीच में वो 180 का एंगल होगा ना। दो इक्वेटोरियल पोजीशन के बीच में एंगल होगा 120 डिग्री का, लेकिन एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री का। जहां सबसे कम एंगल होगा वहां पे सबसे पास में होंगे वो इलेक्ट्रॉन पेयर, और इसलिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में सिर्फ यही वाला रिपल्सन, कौन वाला? एक्सियल इक्वेटोरियल, यही काम का होता है, इसी को देखना होता है, बाकी सब नहीं देखना होता। समझ में आ गई बात सबको कि इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री ओनली एक्सियल इक्वेटोरियल यानी कि रिपल्सन बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन आर सिग्निफिकेंट, रेस्ट ऑफ द रिपल्सन्स आर इनसिग्निफिकेंट एज दे आर वेरी वेरी स्मॉल। अंडरस्टूड? यस सर। चलिए ठीक है। तो अब जरा उस एंगल से देखो, अब हमें सिर्फ एक्सियल इक्वेटोरियल रिपल्सन देखना है, और एक्सियल इक्वेटोरियल रिपल्सन में भी माइक बंद करो, पीछे कौन किसकी आवाज आ रही है? तो क्या करें, सबके घर से आवाज आती है, सबके घर से कुकर में से चावल पकने की आवाज आती है, टीवी की आवाज आती है, चाय बनने की आवाज आती है। कम कोई थोड़े हो, सबके घर से आती है। तो इधर देखो, अब देखो इसमें लोन पेयर रिपल्सन तो हो नहीं सकता, क्योंकि लोन पेयर के लिए कम से कम 2 लोन पेयर चाहिए, वो है नहीं। लोन पेयर रिपल्सन नहीं है, तो अब क्या देखेंगे? लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और वो भी सिर्फ कहाँ से? एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच में, और कहीं नहीं। अब बताओ इसमें एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच में कितने लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है? फर्स्ट वाले में देखो, यहाँ पे ये लोन पेयर एक्सियल पोजीशन से कितने इक्वेटोरियल बॉन्ड को रिपेल करेगा? 3 को। अरे करेगा कि नहीं? और बताओ उसके लिए ये तीनों बराबर है, एक जैसा है या नहीं? हाँ सर। तो कहेंगे कि इट हैज 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। अब यहां देखो, वही लोन पेयर कितने बॉन्ड को रिपेल करेगा? क्योंकि अब ये इक्वेटोरियल पे है तो सिर्फ एक्सियल बॉन्ड को रिपेल करेगा, क्योंकि रिपल्सन केवल एक्सियल इक्वेटोरियल लेना है। ये कितने एक्सियल बॉन्ड को रिपेल करेगा? जल्दी बोलो। ये भगवान, अरे 2 को। उसके लिए ये दोनों एक्सियल बॉन्ड एक जैसा है या नहीं? हाँ सर। तो 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन कहेंगे इसमें है, 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो बताओ रिपल्सन किसमें कम हुआ? सेकंड वाले। तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? सेकंड वाला। ये बात समझ में आ गया सबको? और इसलिए इसका सेकंड स्ट्रक्चर ही करेक्ट स्ट्रक्चर है, तो कहेंगे कि 2 इज मोर स्टेबल, 2 इज मोर स्टेबल स्ट्रक्चर, hence correct structure of SF4। ये बात समझ गए ना सब लोग? तो सबसे पहले क्या करना है, टीबीपी में हमें वेरियस पॉसिबिलिटी में करेक्ट स्ट्रक्चर को ढूंढना है, और उसके बाद लोन पेयर को गायब कर देना, क्योंकि लोन पेयर तो दिखना नहीं है शेप में। सुन रहे हो ना? करेक्ट ज्योमेट्री ढूंढ के लोन पेयर को गायब कर देना। अब इसमें से लोन पेयर को गायब करते हैं तो देखो कैसा दिखेगा, ध्यान से देखना जरा। लोन पेयर को मैं गायब करने जा रहा हूं सेकंड में से, तो सल्फर के अराउंड जरा विजुलाइज करो,
दो फ्लोरीन ऐसे, तीसरा ऐसे, बात बिल्कुल नहीं करेगा। पहले मुझे ये बताओ कि ये 3D में कुछ विजुलाइजेशन हो रहा है, मैंने क्या बनाया है? एक स्ट्रेट लाइन पे सल्फर फ्लोरीन सल्फर, एक स्ट्रेट लाइन पे ये फ्लोरीन हो गया, ये सल्फर हो गया, ये फ्लोरीन हो गया, और उस लाइन के पीछे, ये प्लेन के पीछे जा रहा है और ये प्लेन के आगे है, समझा ना? ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है बच्चे। अरे समझा कुछ? हाँ सर। कौन है प्लेन के पीछे? ये वाला बेटा, डॉटेड लाइन वाला। ओके सर। देखो मैं दिखाता हूँ, जरा विजुलाइज करना, मेरे वीडियो में देखना, देखो विजुलाइज करना। ये देखो बेटे, ये पेन है ना बच्चे, ध्यान से, सब शोर तो मचा रहा है, क्या समझेगा। ये देखो ये पेन है ना, ये पेन के टिप पे एक फ्लोरीन को रखा, दूसरे बॉटम पे दूसरे फ्लोरीन को रखा, सेंटर पे सल्फर को रखा, ये आ गया स्ट्रेट लाइन वाला, समझा ना बच्चे? अब देखना जरा, मैंने ऐसे अपने दोनों फिंगर में के बीच में फंसा दिया, ध्यान से देखना, दोनों फिंगर के बीच में फंसा दिया इस पेन को, एक फ्लोरीन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, समझा क्या? यस सर। ऐसे है। सर वी शेप की साइड चेंज हो गई मतलब। अरे वी नीचे आ गए। शेप, वी शेप में तो है ही दो फ्लोरीन, एक ऊपर एक हाँ। नीचे भी तो है। हाँ सर। अब देखो इसको मैं ऐसे करने दे, ध्यान देना, ऐसे ऐसे कर दिया, इसको मैंने ऐसे पकड़ा, तो ये इसका नाम यहीं से आता है, सरकारी पार्क, बच्चों के खेलने वाला जो सरकारी पार्क होता है उसमें हाँ देखो पकड़ लिया एक ने। तो वहाँ पे देखा होगा छोटे बच्चों को, गरीब बच्चों के खेलने के लिए झूला बना होता है, ऐसे ऐसे सीसॉ बोलते हैं उसको, देखा है कभी? हाँ तो ये वही। हाँ तो यहाँ पे देखो बिठा दिया नेहा को, और यहाँ पे बिठा दिया ऐश्वर्या को, हो गया सीसॉ। तो समझ गए ना? तो इसको क्या बोलते हैं? सीसॉ शेप। समझ गया? ये इसका नाम है, और ये इसका ऑफिशियल नाम है, मजाक वाला नाम नहीं है। तो हम कहेंगे SF4 मॉलिक्यूल है सीसॉ शेप। समझ गया ना? अब ये बताओ कि ये पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, जल्दी बोलो। नॉन पोलर होगा सर। पोलर होगा। पोलर। हाँ बिल्कुल सही, ये ऊपर वाला कैंसिल कर देगा नीचे वाले को, लेकिन इनका रिजल्टेंट रह जाएगा, इसके बीच से निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा कि नहीं? हाँ सर। और इसलिए ये एक पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, यानी कि इसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा। एक और पहले लेते हैं इसी कैटेगरी में, फिर इसको हम जनरलाइज भी कर लेंगे कि एग्जाम में कैसे जस्ट इन ए सेकंड कैसे इसको आंसर करना है। पहले थोड़ा साइंस समझ लेते हैं इसका। एक और मॉलिक्यूल लो, ClF3। सेंट्रल एटम क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन पेयर वगैरह मालूम करो जरा जल्दी से, फटाफट। फाइव इलेक्ट्रॉन पेयर sp3d। सही है, बिल्कुल सही बच्चे। क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो जाएंगे एक एक फ्लोरीन के साथ, और इसलिए सेंट्रल एटम पे 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए बच्चे, और 2 हो गए लोन पेयर। लोन पेयर। तो EP कितना बना? 3 + 2 5। हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया? sp3d। ज्योमेट्री क्या हो गया?
ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। Diagonal by हाँ, शॉर्ट में हम लोग इसे यूज करेंगे टीबीपी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब देखो क्या होता है इसमें, क्योंकि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल थोड़ा डेंजरस ज्योमेट्री है। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में अब हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है जरा ध्यान देना। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में हमारे दो दो लोन पेयर है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों लोन पेयर को एक्सियल पे रख सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी बनता है। हम ऐसा भी रख सकते हैं कि लोन पेयर एक एक्सियल पे रख लिया, एक इक्वेटोरियल पे रख लिया, ये पॉसिबिलिटी भी एक है। और एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी है कि दोनों लोन पेयर को इक्वेटोरियल पे रख लो। दोनों लोन पेयर को इक्वेटोरियल पे रख लो, तो रिमेनिंग पोजीशन पे फ्लोरीन आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये तीनों डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, ये तीनों में कोई रिलेशन नहीं है, तीनों अलग स्ट्रक्चर हैं। फर्स्ट वाले में देखो तीनों फ्लोरीन एक ही प्लेन में है या नहीं बच्चे? सेकंड वाले में दो फ्लोरीन एक प्लेन में है, एक डिफरेंट प्लेन में है, सब डिफरेंट स्ट्रक्चर है। और इसमें अब दो लोन पेयर आ गए हैं, तो लोन पेयर भी रिपल्सन भी देखना चाहिए हमें भाई। SF4 में तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, लोन पेयर रिपल्सन हो ही नहीं सकता था, क्योंकि उसमें एक ही लोन पेयर था। और ये भी अपने को मालूम है कि TBP में सबसे ज़्यादा रिपल्सन कहाँ से होता है, एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन बीके से। तो एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर लोन पेयर आ जाए तो बताओ उसमें मैक्सिमम रिपल्सन होगा कि नहीं? हाँ सर। ये बताओ कि इसमें लोन पेयर रिपल्सन है, ये दिखा आपको? लोन पेयर रिपल्सन, क्योंकि इसमें दोनों लोन पेयर एक एक्सियल इक्वेटोरियल पे आ गया है, मिनिमम डिस्टेंस पे आ गया है। लोन पेयर रिपल्सन ये लिस्ट स्टेबल है। पहले ये बात समझते हो कि नहीं, मुझे ये बताओ। ये लिस्ट स्टेबल हो गया। हाँ। अब देखो फर्स्ट और थर्ड में लोन पेयर रिपल्सन नहीं है, क्योंकि रिपल्सन तो होता है एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन से। तो फर्स्ट में लोन पेयर दोनों एक्सियल पे है, लोन पेयर रिपल्सन नहीं होगा। इसमें इक्वेटोरियल पे है, लोन पेयर रिपल्सन नहीं होगा। जब लोन पेयर रिपल्सन नहीं होता है तब हम देखते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन कहाँ से देखेंगे, एक्सियल इक्वेटोरियल। ये बताओ कि इसमें 6 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, क्या दिखा आपको? हाँ। ये लोन पेयर ये 3 बॉन्ड को रिपेल करेगा कि नहीं, जल्दी बोलो। अरे बाबा, इस लोन पेयर के लिए ये 3 बॉन्ड 90 डिग्री पे है। और उसी तरह से ये लोन पेयर को नीचे से देखो, इसको नीचे से देखो, ये नीचे से रिपेल करेगा तीनों इक्वेटोरियल बॉन्ड को 90 डिग्री पे, करेगा या नहीं? तो टोटल कितने रिपल्सन लोन पेयर बॉन्ड पेयर इसमें हो गए? 6। इस बात पे जोर दे रहे हैं कि सिर्फ क्या देखना है, एक्सियल इक्वेटोरियल रिपल्सन देखना है। इसमें देखो ये लोन पेयर कितने एक्सियल बॉन्ड को रिपेल करेगा? 2 को। अरे करेगा कि नहीं? यस सर। और ये लोन पेयर कितने एक्सियल बॉन्ड को रिपेल करेगा? 2 को, इसको और इसको। तो कितने लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन हो गए? 4 लोन पेयर। बताओ ये मोस्ट स्टेबल है या नहीं? क्योंकि इसमें 4 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, इसमें 6 है। और ये लिस्ट स्टेबल क्योंकि इसमें लोन पेयर रिपल्सन आ गया। तो ClF3 का मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन हुआ? थर्ड वाला। अब लोन पेयर को गायब कर देंगे तो कैसा दिखेगा, जरा इमेजिन करो। लोन पेयर को जब गायब करोगे, सुन लो ध्यान से, लोन पेयर को गायब जब कर दोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन पे, देखो मैं बना रहा हूं, आपको एक स्ट्रेट लाइन पे
एक फ्लोरीन, एक क्लोरीन और एक फ्लोरीन, ऐसे दिखेगा कि नहीं 180 डिग्री पे? अरे दिखेगा। हाँ और उससे 90 डिग्री पे एक फ्लोरीन ये वाला दिखेगा, दिखेगा ना? यानी कि यहाँ पे एक होगा क्लोरीन और उससे एग्जैक्टली 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन पे दो फ्लोरीन, ये एक्सियल वाला, और एक फ्लोरीन 90 डिग्री पे ऐसे दिखेगा। समझा? और अगर जरा इसको घुमा दें, अगर जरा इसको रोटेट करके लिख दें तो इसको कोई इसको अगर हम थोड़ा रोटेट करके लिख दें बच्चे तो ये ऐसा दिखेगा। बताओ दिखेगा कि नहीं? इसको मैंने 90 डिग्री से रोटेट कर दिया और इसलिए इसके शेप को कहा जाता है टी शेप मॉलिक्यूल। अरे अल्फाबेट का टी लग रहा है कि नहीं है? लग रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ClF3 का शेप टी है। ये एक पोलर मॉलिक्यूल होगा। क्यों पोलर होगा? ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा लेकिन ये वाला कैंसिल नहीं होगा। ये एक पोलर मॉलिक्यूल होगा, ये एक टी शेप होगा। समझे सभी लोग? यस सर। तो अब जरा सुनो, हमने क्या सीखा यहाँ पे? हमने सीखा, जरा सा ये जाके देखो SF4 को। SF4 में लोन पेयर कहाँ पे था तो मॉलिक्यूल स्टेबल था? देखो जरा, लोन पेयर कहाँ पे था? इक्वेटोरियल पोजीशन पे था या नहीं? जरा ClF3 को देखो, ClF3 में दो लोन पेयर, मोस्ट स्टेबल कब हुआ? जब दोनों लोन पेयर आ गया इक्वेटोरियल पे। क्या हम इससे ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री में लोन पेयर अगर इक्वेटोरियल पे रहे तो वो ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर देता है? इसलिए अब आगे से क्या करना है, TBP ज्योमेट्री में लोन पेयर को पहले ही बिठा देना है इक्वेटोरियल पे। समझे? TBP में लोन पेयर को पहले से ही लाके बिठा देना है इक्वेटोरियल पे, क्योंकि अगर इक्वेटोरियल पे रहेगा तो वो दो ही एक्सियल बॉन्ड को रिपेल करेगा, लेकिन अगर एक्सियल पे आ गया तो वो तीन इक्वेटोरियल बॉन्ड को रिपेल करेगा। करेगा कि नहीं? तो यहां से हम अब ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं। इन TBP ज्योमेट्री lone pairs are stable at equatorial position। तो इसको समझने के लिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं जरा I3 माइनस मॉलिक्यूल का, I3 माइनस आयन का। ध्यान से देखना, I3 माइनस आयन को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे बच्चे? इसको लिखेंगे I2 प्लस I माइनस। I2 में I माइनस को जोड़ेंगे। अब हम सबको मालूम है कि I2 में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है और सभी का ऑक्टेट पूरा है ना बच्चे? और I माइनस का मतलब उसके वैलेंस शेल में 8, हेलोजन के पास 7 तो पहले से ही होता है, माइनस का मतलब एक और आ गया 8। अब इन दोनों के जुड़ने का एक ही रास्ता है कि यहां से एक डेटिव बॉन्ड बन जाए, क्योंकि आयोडीन ऑक्टेट वायलेट कर सकता है, ये हायर पीरियड में है। तो अगर एक डेटिव बॉन्ड बन जाए I माइनस से तो ये I3 माइनस बिल्डअप हो जाएगा, बन जाएगा। और अगर ये बन गया तो ये अब हो गया यहाँ पे सेंट्रल एटम। और इस सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन पेयर अब कितना काउंट करेंगे? 3 तो लोन पेयर हो गया, 1 2 3। अच्छा मालूम है ना ये सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है। जब दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड होता है, और ये तो है ही सिग्मा बॉन्ड। तो 3 + 2, 3 लोन पेयर एंड 2 सिग्मा बॉन्ड।
So electron pair 5, hybridization sp3d. Hybridization sp3d, geometry TBP with 3 lone pair. 3 lone pair. बताओ कहाँ रखोगे 3 लोन पेयर को? अरे बोलो ना प्रभु, इतना क्लियर लिखा हुआ है, इक्विटोरियल पोजीशन पे। तो तीनों लोन पेयर को इक्विटोरियल पोजीशन पे रख देंगे, रिमेनिंग पोजीशन पे 2 आयोडीन आ जाएगा। अब जब लोन पेयर को गायब करेंगे तो ये कैसा दिखेगा? लीनियर दिखेगा, एक स्ट्रेट लाइन पे तीनों आयोडीन आ जाएगा या नहीं? और इसलिए बच्चे इसका शेप हम बताएंगे ऐसे, आई आई आई, और ऐसे आयन पे टोटल चार्ज दिखाते हैं और बोलेंगे कि एंगल जो है यहाँ पे कितना 180 डिग्री है, और ये एक लीनियर आयन है। लीनियर। समझ गए? हाँ और एक आध एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं। हाँ सर। एक आयन ले लो PCl4 माइनस, देखना जरा, इलेक्ट्रॉन पेयर वगैरह काउंट करो, देखो जरा क्या है ये। फास्फोरस नाइट्रोजन वाले ग्रुप में है, जल्दी से देखो। फाइव आ रहा है? 5 आ रहा है। 5 आ रहा है। बच्चे इसको कैसे देखेंगे? PCl3 प्लस Cl माइनस करके, इसको ऐसे देख लो, PCl3 प्लस Cl माइनस करके देख लो। तो PCl3 में पता है कि फास्फोरस के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है और एक एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से शेयर हो गया, ये हो गया PCl3। और Cl माइनस के पास हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, 7 अपना और 1 निगेटिव चार्ज से। और अब इनको जोड़ना है तो एक ही रास्ता है, डेटिव बॉन्ड। और इसलिए इस सेंट्रल एटम पे 1 2 3 4 बॉन्ड और एक लोन पेयर, EP हो गए हैं 5, sp3d, TBP ज्योमेट्री विथ 1 लोन पेयर, TBP ज्योमेट्री विथ 1 लोन पेयर, सेंटर पे फास्फोरस। कहाँ रखोगे लोन पेयर को TBP में? इक्विटोरियल पे रख दो। तो इसके शेप को क्या बोले? सीसो। हाँ देखो, याद आ गया, सीसो शेप। सीसॉ, SF4 जैसा ही तो हो गया ये। हाँ सर। So it is seesaw shape, Cl Cl Cl, और ऐसे आयन पे, आयन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में रख के ऐसे चार्ज दिखाते हैं और बोलेंगे ये सीसॉ शेप है। तो ये सब है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में। अब एक सिचुएशन लो, XC IF5 का केस लो। सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन पेयर वगैरह जरा मालूम करो।
कर लिया? Yes, sir. कर लिया। आइए 5, सेंट्रल एटम आयोडीन जिसके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 5 फ्लोरीन एक एक को शेयर कर लेगा। 6 आएगा सर। 6 होगा सर, 6। 6 आएगा सर। तो sp3d2। हाँ, 1 2 3 4 5 तो सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा और एक लोन पेयर हो जाएगा, और इसलिए सेंट्रल एटम पे ईपी हो जाएगा 5 + 1 6 sp3d2। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। 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 अब सुनोगे ध्यान से जरा। स्क्वायर बाय पिरामिड। ऑक्टाहेड्रल, सर थोड़ा ऑक्टाहेड्रल। ऊपर लो ना। स्क्वायर बाय। अरे फास्ट लिखता नहीं, अभी तक आदत पड़ी नहीं है इसको। डॉक्टर कितना तेज लिखता है मालूम नहीं है, देखते हो डॉक्टर कैसे लिखता है, कोई पढ़ ही नहीं सकता। सर हम आंसर दे रहे थे। हाँ, ठीक है ठीक। तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल शेप कैसे बनाते हैं बच्चे? ऑक्टाहेड्रल शेप जरा बनाते हैं। रेक्टेंगल में सर। ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल को भूल जाओ, बहुत पीछे हो गया टेट्राहेड्रल। ये है ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे सेंटर पे है आयोडीन। अब सुन लो, ऑक्टाहेड्रल में सारे 6 पोजीशन इक्विवेलेंट हैं, सभी 6 पोजीशन इक्विवेलेंट हैं, इसमें कोई एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं होता, और इसलिए एक लोन पेयर को जहां मर्जी रख दो, अब कोई फर्क नहीं, यहाँ रखो या इधर रखो, और रिमेनिंग पोजीशन पे फ्लोरीन को रख दो। समझा क्या? क्योंकि सभी बॉन्ड एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं। देखो ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, सारे एक जैसे हैं। ये हो गया ज्योमेट्री IF5 का। अब शेप के लिए क्या करना है? लोन पेयर को इसको गायब कर देना है, क्योंकि शेप में लोन पेयर नहीं दिखता। तो जब शेप में लोन पेयर को गायब कर देंगे तो ये देखो कैसे दिखेगा, IF5, बस इतना ही दिखेगा। दिखेगा कि नहीं, जल्दी बोलो। अरे इतना ही दिखेगा ना? यस सर। अब इसको जरा 3D में विजुलाइज करते हैं बच्चे। 3D में जब इसको विजुलाइज करोगे तो ये एक सॉलिड डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा डायग्राम बन गया। सॉलिड में ये ऐसा डायग्राम बनेगा। क्या ये लग रहा है आपको एक टेंट जैसा बन गया है? हाँ सर। तो इसको बोलते हैं स्क्वायर सामने से पिरामिडल। ओपनिंग में दिख रहा है। हाँ, इसको बोलते हैं बच्चे स्क्वायर पिरामिडल। बेस स्क्वायर है और उसके ऊपर पिरामिड बना हुआ है, बना है ना? हाँ सर। तो इसको बोलेंगे शेप को स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिडल। एक और एग्जांपल लो। एक नोबल गैस का कंपाउंड बनता है जेनॉन का, HCF4। अब देखो जेनॉन नोबल गैस है तो इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। 8। अब 4 फ्लोरीन एक एक शेयर कर लेंगे, तो जल्दी बोलो ईपी क्या आया? 4। 6 आएगा सर, sp3d2। 6 आएगा। 6 आएगा। 1 2 3 4 5 6 6 हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। लेकिन अब सुनो ध्यान से, दूसरे कौन फुट लगाई किरा। जब इसमें
अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाएंगे, ध्यान से सुनना। तो अब दो लोन पेयर है और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन मैक्सिमम होता है, तो क्या करेंगे, लोन पेयर को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखेंगे ताकि रिपल्सन मिनिमम हो। रखेंगे या नहीं? और इसलिए लोन पेयर के बीच में रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए जब दो लोन पेयर हो जाए तो उसको 180 पे रखना है। समझ गया क्या? हाँ ताकि ये ताकि अंदर पे 90 हो जा रहा है। ताकि इनके बीच में रिपल्सन कम हो। तो रिमेनिंग पोजीशन पे आ जाएंगे 4 फ्लोरीन। ये हो गया इसका करेक्ट ज्योमेट्री HCF4 का, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड का। अब शेप के लिए लोन पेयर को गायब करो। तो जब लोन पेयर को गायब कर दोगे तो सभी फ्लोरीन एक स्क्वायर प्लेन में आ जाएगा कि नहीं? हाँ सर। और जब ये सभी फ्लोरीन एक स्क्वायर प्लेन में आ गया तो इसको स्क्वायर प्लेनर नहीं बोले, बोले क्या Yes, बोलेंगे sir. इसका नाम? स्क्वायर। पिरामिडल। अरे पिरामिडल कहाँ से आ गया? स्क्वायर प्लेनर। तो कहेंगे कि जेनॉन टेट्राफ्लोराइड एक स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल है। अच्छा ये बताओ, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? जल्दी से बताओ। नॉन पोलर होगा। ये देखो आमने सामने वाला सब कैंसिल कर देगा या नहीं? हाँ और इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट 0 हो गया। तो ये इतना अगर सीख जाओगे तो बॉन्डिंग में फिर आपको कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता है। थोड़ा सा इसमें और वेस्पर थ्योरी में रह गया है, कल वो करके और फिर नेक्स्ट थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कल हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक? रिकॉर्डिंग अरे बाबा ये सबसे बड़ा तकलीफ का काम है, रिकॉर्डिंग पढ़ाओ उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग भेजो। रिकॉर्डिंग कल वाला मिल गया था ना? चलो भेजता हूँ अभी। हाँ बेटा देता हूँ। बहुत प्रेशर है अभी। अब तुम्हारी क्लास ख़त्म करते ही जेई एडवांस वालों की क्लास है मेरी, और उनकी लगातार 2 घंटे क्लास होती है, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। पाप किया को ना लेने, पैसा दिया को ना ले को पढ़ा मैं रहा हूँ उन बच्चों को, क्योंकि मैंने जवाबदेही उनकी 2 साल पहले ली थी। अब उनका एग्ज़ाम है 27 सितंबर को, कोई नहीं पूछ रहा है उनको, बेचारे जेई एडवांस के बच्चे हैं, कोई नहीं पूछ रहा उनको, क्योंकि उनसे पैसे आने नहीं है। उनसे पैसे तो 2 साल पहले ही ऐंठ लिए लोगों ने, लेकिन वो मेरा चेहरा देख के आए थे, मुझे देख के आए थे। अब मैं कैसे छोड़ूंगा उनको? तो ठीक है, चल करता हूँ, अभी करता हूँ। सर ओके।